अब इस वीडियो में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है उसको बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। 1 लाख रुपए का अमाउंट मान लो मैंने मेरे दोस्त को उधार दिया, ये क्या होगा? प्रिंसिपल अमाउंट। जो मैंने किसी को दिया या मैंने किसी से लिया उसको बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। कितने इंटरेस्ट रेट पे? 10% इंटरेस्ट रेट पर एनम, यानी 1 साल पे इंटरेस्ट कितना लगेगा? 10% का। और कितने साल के लिए दिया? 2 साल के लिए। तो मुझे बताना है अगर मैं उसको सिंपल इंटरेस्ट पे अमाउंट देता हूं तो मुझे उससे कितना इंटरेस्ट लेना है, अगर मैं उसको कंपाउंड इंटरेस्ट पे ये प्रिंसिपल अमाउंट देता हूं तो मुझे इससे इंटरेस्ट कितना लेना है ये मुझे बताना है। 1 लाख पे 10% 1 साल के लिए कितना होगा? 1 लाख का 10% कितना हो गया? 10,000 रुपए। ऐसे 1 लाख पे 10% दूसरे साल के लिए कितना इंटरेस्ट हो गया? 10,000 रुपए। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? सिंपल इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया 2 साल का 20,000 रुपए। यहां तक तो सिंपल थी कहानी। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? जो सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे लगता है, ठीक है। अब आती है बात कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है ना, प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट देते ही हैं, लेकिन साथ में इंटरेस्ट किस पे देते हैं? जो इंटरेस्ट ऑलरेडी लग चुका है, यानी 10,000 रुपए जो पहले साल पे इंटरेस्ट लगा ना, तो जब मैं दूसरे साल का इंटरेस्ट मेरा दोस्त मुझे देने आएगा तो मैं बोलूंगा भाई 10,000 से काम नहीं चलेगा, जो पिछले साल का इंटरेस्ट था ना 10,000 रुपए, उस पे भी 10% इंटरेस्ट दे, जब जाकर के बात बनेगी। यानी इस 10,000 का 10% कितना हो गया? 1,000 रुपए। तो ये इंटरेस्ट भी उसको देना पड़ेगा। ये क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल कितना हो गया? 20,000 तो सिंपल इंटरेस्ट था, 1,000 रुपए इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा, तो ये कितना हो गया? 21,000 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यहाँ पे कंसेप्ट आता है सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज का। सक्सेसिव इंक्रीज आपने देखा कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, यानी इंक्रीज हो रही है चीज, अमाउंट इंक्रीज हो रहा है। तो अमाउंट इंक्रीज किस केस में होता है? इंटरेस्ट लगने के केस में। तो ये क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। सक्सेसिव इंक्रीज का एग्जांपल। सक्सेसिव डिक्रीज में क्या होता है? किसी भी एसेट या किसी भी चीज की वैल्यू जब डिक्रीज होती रहती है कंटिन्यू बेसिस पे, उसको हम बोलते हैं सक्सेसिव डिक्रीज। मान लेते हैं इसका एग्जांपल हो गया डेप्रिसिएशन, डब्ल्यूडीवी मेथड पे मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। दूसरी चीज आ गई सक्सेसिव डिक्रीज में डिस्काउंट्स। सक्सेसिव डिस्काउंट्स अलग होते हैं और एक नॉर्मल डिस्काउंट अलग होते हैं, दोनों को डिस्कशन हम लोग अगली वाली वीडियो में करेंगे। तो सक्सेसिव डिक्रीज क्या हो गया? डेप्रिसिएशन प्लस डिस्काउंट्स, ठीक है। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है, प्लस सक्सेसिव इंक्रीज को हम लोग क्या समझते हैं, सक्सेसिव डिक्रीज में हम लोग क्या समझते हैं, दोनों को हम लोग आने वाली वीडियोस में और अच्छे से डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। अब इस वीडियो में हम लोग नॉर्मल डिस्काउंट और सक्सेसिव डिस्काउंट में क्या डिफरेंस होता है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं कैब लेने गया किसी शॉप पे, तो उसकी एमआरपी थी 100 रुपए की, लेकिन मेरे से शॉपकीपर ने क्या बोला, इस पे 2 डिस्काउंट्स मिल जाएंगे आपको, 60% का और 40% का। इसका क्या मतलब हुआ? सिर्फ उसने बोला डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट नहीं बोला। अगर उसने सिर्फ नॉर्मल डिस्काउंट बोला तो मुझे टोटल डिस्काउंट कितने का मिलेगा? 60% प्लस 40%, यानी कितना हो गया? 100% का डिस्काउंट मुझे मिलेगा। तो मुझे कैब कितने में मिल जाएगी? फ्री में मिल जाएगी। समझ में आया? ये चीज ये नॉर्मल डिस्काउंट की बात है। अगर यहाँ पे लिखा होता सक्सेसिव डिस्काउंट, अगर उसने बोला है कि आपको ये सक्सेसिव डिस्काउंट में मिल जाएगा 60% और 40% के, तो क्या डिफरेंस आएगा? वो चीज 100 रुपए की थी, अब बाद में 60% का डिस्काउंट लगा तो कितने की मिलेगी वो चीज? 40 रुपए की। 100 में से 60 माइनस कर दिया तो 40 रुपए हो गए। 40 पे फिर 40% का डिस्काउंट लगा तो 40 पे 40% का डिस्काउंट कितना हो गया? 16 रुपए का, यानी 16 रुपए और माइनस हो गया, तो अब वो चीज कितने की मुझे मिलेगी? 24 रुपए की। यानी 100 की चीज मुझे 24 में मिल रही है, तो कितने का डिफरेंस हुआ? 100 माइनस 24 कितना हो गया? 76। तो 76 कम हुआ कितने पे? 100 पे। तो 100 पे कितना मुझे डिस्काउंट कितने का मिला? 76% का। ये आपको समझ में आ गया होगा परसेंटेज से कैसे लिंक कर रहा है, ठीक है। तो 76% का डिस्काउंट मिले मुझे मिला सक्सेसिव डिस्काउंट, और अगर नॉर्मल डिस्काउंट की बात करें तो 100% डिस्काउंट मिला। इस वीडियो में भी हम लोग डिस्काउंट का कांसेप्ट अच्छे से डिस्कस करेंगे। 100 रुपए की कैब थी, शॉपकीपर ने बोला आपको 3 डिस्काउंट मिल जाएंगे, 50%, 30% और 20% का। अभी तक उसने सक्सेसिव डिस्काउंट का नाम नहीं लिया है, तो मुझे टोटल डिस्काउंट कितने का मिलेगा? 50 प्लस 30 प्लस 20 कितना हो गया? 100% का डिस्काउंट। यानी ये कैब मुझे कितने में मिल जाएगी? फ्री में मिल जाएगी। समझ में आया ये चीज? अब अगर उसने बोला शॉपकीपर ने कि मैं आपको सक्सेसिव डिस्काउंट दूंगा, तो सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? 100 रुपए पे 50% का डिस्काउंट मुझे मिला, कितना हुआ? 50 रुपए में वो चीज मुझे मिल जाएगी। अब जब मुझे 30% का डिस्काउंट मिलेगा ना, वो 100 रुपए पे नहीं मिलेगा, वो मुझे मिलेगा इस 50 रुपए पे, ठीक है। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि डिस्काउंट मिलने के बाद जो प्रिंसिपल अमाउंट आया उस पे डिस्काउंट, ना कि जो प्रिंसिपल अमाउंट टोटल था उस पे। ये दोनों में डिफरेंस होता है। अब 50 रुपए पे 30% का डिस्काउंट कितना होगा? 50 का 30% 15, यानी ये कितने में मिलेगी अब चीज मुझे? 35 रुपए में। बाद में उसने बोला कि 20% का ही और डिस्काउंट मिलेगा। अब वो 20% का डिस्काउंट किसमें मिलेगा मुझे? इस 35 रुपए पे। 35 का 20% कितना होता है? 7 रुपए, यानी अभी कितने में मिलेगा मुझे? 28 रुपए में। तो अब टोटली चीज कितने की होगी? 28 रुपए की थी, कितने की? पहले 100 रुपए की। तो डिस्काउंट कितने का हो गया? 72 रुपीज का डिस्काउंट हो गया। कितने पे? 100 पे। तो 100 पे कितना? ये हो गया 72% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट, ठीक है। अब इस वीडियो में हम लोग सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला कैसे ड्राइव करना है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मान लेते कोई चीज 100 रुपए की थी, उस पे शॉपकीपर ने x% का डिस्काउंट दिया, तो उस चीज कितने रुपए की होगी? 100 रुपए पे x% का डिस्काउंट कितना हो गया? x रुपए। तो 100 में से x रुपए माइनस कर दो, तो वो चीज कितनी की होगी? 100 माइनस x रुपीज की, ठीक है। ये हो गया एक डिस्काउंट। अब आता है सक्सेसिव डिस्काउंट, यानी y% का उसी पे डिस्काउंट मिल रहा है, किस पे? 100 माइनस x पे। 100 माइनस x पे मुझे y% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो पहले y% 100 पे मिलेगा और फिर y% x पे मिलेगा। तो 100 माइनस x, y% कितने पे मिला? पहले 100 रुपए पे, तो कितना हो गया? 100 माइनस x माइनस y, और ये कितना हो गया? फिर मिलेगा किस पे? y% का डिस्काउंट x रुपीज पे, माइनस xy बाय 100। तो ये कितना हो गया? माइनस माइनस प्लस हो गया। तो फाइनली क्या वैल्यू निकल के आएगी? 100 माइनस x प्लस वाई माइनस xy बाय 100। तो 100 में से क्या चीज मैंने माइनस करी? x प्लस वाई माइनस xy बाय 100। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया? सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब इस वीडियो में हम लोग सक्सेसिव डिस्काउंट का एक और इंपॉर्टेंट कांसेप्ट डिस्कस करेंगे। क्या? सीक्वेंस डजंट मेक एनी चेंज। मतलब अगर मैंने 100 रुपए पे किसी को 10% का डिस्काउंट दिया और फिर 20% का डिस्काउंट दिया, तो जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट होगा ना वो बराबर होगा किस चीज के? अगर मैंने 100 रुपए पे किसी को 20% का डिस्काउंट दिया और फिर 10% का डिस्काउंट दिया उसके। एक एग्जांपल हम समझ सकते हैं, मान लो 100 रुपए की चीज थी, उसमें 10% का डिस्काउंट दिया तो कितने की होगी वो चीज? 90 रुपए की। अब 90 रुपए पे उसको 20% का डिस्काउंट दिया तो कितना हो गया? 18 रुपए का डिस्काउंट और हो गया 90 पे 20%। तो 90 माइनस 18 कितना हो गया? 72। तो 72 रुपीज की चीज
होगी, थी कितने की 100 रुपीज की, तो डिस्काउंट कितने का हो गया 28 रुपीज का, कितने पे 100 पे, तो 100 पे कितना 28%। ऐसे 100 रुपए की चीज को मैंने पहले 20% का डिस्काउंट दिया, तो 100 की चीज 20% के डिस्काउंट पे कितने रुपए की होगी 80 रुपए की। 80 रुपए में मैंने 10% का फिर डिस्काउंट दिया, तो 80 का 10% कितना हो गया 8 रुपए, यानी कितने की चीज होगी 72 रुपए की। ऑब्वियसली बात है, तो कितने का डिस्काउंट हो गया 28 रुपए का, कितने पे 100 पे, तो 100 पे कितना 28% का डिस्काउंट हो गया। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि सीक्वेंस कभी भी मैटर नहीं करता, किस केस में अगर हम चेंज कर दे तो सक्सेसिव डिस्काउंट के केस में, ठीक है, सीक्वेंस चेंज करने से कोई मैटर नहीं करता। अब इस वीडियो में हम लोग जो हमने डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला डिस्कस किया था उसको अप्लाई करना सीखेंगे, ठीक है। 10%, 20% और 30%। मैंने आपको जस्ट प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सीक्वेंस बिल्कुल भी मैटर नहीं करता इस केस में, ठीक है ना। तो पहले हम 10% और 20% पे निकाल लेते हैं डिस्काउंट, तो x% प्लस y% माइनस xy बाय 100 का परसेंट, ठीक है। तो 10% प्लस 20% माइनस x इंटू वाई कितना होगा 200 बाय 100 का परसेंट, तो ये कितना निकल के आएगा 10% प्लस 20% 30% माइनस 2% दैट इज इक्वल टू 28%। अब इस 28% को x मान लेते हैं और अब y किसको मानेंगे हम इस 30%, तो 28% प्लस 30% माइनस 28 इंटू 30 कितना होगा 840 बाय 100%, ठीक है। तो ये कितना होगा 58% माइनस 8.4 का परसेंट, तो 58 माइनस 8.4 कितना होगा 49.6% आंसर। इस केस में तो ये फॉर्मूला लगाना इजी था, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे इन परसेंट्स का डिस्काउंट बताओ तो आप क्या इतना इजीली निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे इजीली निकालना है, ऐसे क्वेश्चंस में कैसे डिस्काउंट को बहुत इजीली निकालना है, उसको हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे एक और इंपॉर्टेंट और नए कंसेप्ट के साथ, जिसमें हम इनकी फ्रैक्शन से डिस्काउंट निकालने पे वर्कआउट करेंगे, ठीक है। अब इस वीडियो में हम लोग सक्सेसिव डिस्काउंट निकालेंगे दूसरे वाले मेथड से। कोई चीज मान लेते हैं x रुपीज की थी, उस पर 10% का डिस्काउंट लगा, यानी वो चीज अपने आप की कितनी हो गई अब 9/10 हो गई। जब उस पर 20% का डिस्काउंट लगा यानी 4/5 बची वो चीज अपने आप की। जब उस पर 30% का डिस्काउंट लगा तो वो चीज अपने आप की कितनी हो जाएगी 7/10। तो डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज क्या दर्शा रही है टोटल अमाउंट को, और न्यूमरेटर वाली वैल्यूज किसको दर्शा रही है जो करंट अमाउंट है। जो आज वैल्यू है और जो टोटल वैल्यू थी उन दोनों का जब हम लोग डिफरेंस ले लेंगे और टोटल वाली वैल्यू से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली डिस्काउंट निकल के आ जाएगा। टोटल वैल्यू कितनी थी 10 × 5 × 10 कितना हो गया 500, और आज वैल्यू कितनी है 9 × 4 36 × 7 कितना हो गया 248। कितने का डिस्काउंट हो गया 252 रुपए का डिस्काउंट हो गया, कितने पे 500 पे, तो 100 पे कितना, ठीक है। तो ये हो गया फ्रैक्शन से डिस्काउंट निकालने का। अब अगली बार हम लोग ये सारा झमेला ना करके डायरेक्ट फ्रैक्शंस लिखेंगे और आंसर निकालेंगे। 16/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/6, यानी 6 की थी बाद में कितने की बची 5 की। 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8, यानी कोई चीज 8 की थी कितने की होगी 7 की। 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/5, यानी कोई चीज 5 की थी बची कितने की 4 की। जब हम इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 240, और जब नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आएगा 140। 100 का डिस्काउंट कितने पे 240 पे, तो 100 पे कितना, जब इसको सॉल्व करेंगे तो डिस्काउंट निकल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप कैंसिल आउट करके भी कैलकुलेशन को इजी कर सकते हो, ठीक है। जब कोई चीज 9 रुपए की थी वो बाद में कितने की हो गई 1 रुपए का डिस्काउंट लेके 8 रुपए की। जब चीज 8 रुपए की थी उस पर डिस्काउंट लगा 1 रुपए का तो कितने की हो गई 7 रुपए की। जब कोई चीज 11 रुपए की थी उस पर डिस्काउंट लगा 1 रुपए का तो वो कितने की हो गई 10 रुपए की। जब कोई चीज 10 रुपए की थी तो डिस्काउंट लगा 1 रुपए का तो कितने की हो गई 9 रुपए की, ठीक है। ये सक्सेसिवली बात हो रही है, इस वजह से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग। तो जितनी चीज बच रही है उस पर डिस्काउंट लग रहा है, जितनी चीज बच रही है उस पर डिस्काउंट लग रहा है। जैसा हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में देखा था, ये सारी कौन सी वैल्यू होंगी, ये सारी वो वैल्यूज है डिनोमिनेटर वाली, और ये वाली वैल्यूज कौन सी है सारी न्यूमरेटर वाली, ठीक है। कर वही रहे हैं लेकिन अब उसको इजी कर लिया, x इंटू करके फ्रैक्शन लगाने की बजाय डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कैंसिल आउट भी कर सकते हो, इस 8 को इससे कैंसिल कर दो, इस 10 को इस 10 से कैंसिल कर दो, ये 9 को इस 9 से कैंसिल कर दो, बचेगा क्या 11 की थी कितने की होगी 7 की होगी, यानी 4 का डिस्काउंट 11 पे, तो 100 पे कितना 1/11 का परसेंट होता है 9 1/11, तो 4/11 का परसेंट कितना होगा 36 4/11% आंसर, ठीक है। अब इस वीडियो में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालना है उस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन फर्स्ट मेथड से। सेकंड वाला मेथड जो है वो सबसे ज्यादा वर्सेटाइल है और मैं सबको ये सजेस्ट करूंगा कि क्वेश्चन जो है उसी से सॉल्व करना, ताकि क्या आपको एक हैबिट बना रहेगा। प्लस वो इतना वर्सेटाइल है कि आप उससे बहुत सारी चीजें निकाल सकते हो, लेकिन ये वाला जो मेथड मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, यानी 10 की चीज थी अब कितने की होगी 11 की पहले साल में, और दूसरे साल में भी 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 10 की चीज थी कितने की होगी 11 की होगी। तो पहले कोई चीज कितने की थी 10 × 10 100, और 11 × 11 121 की हो गई अब, और यानी ये जो डिफरेंस है ना 21, ये क्या हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। याद रखना ये जो डिफरेंस होता है वो हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि ये वाला जो अमाउंट है कोई चीज पहले कितने की थी 100 रुपए, ये क्या हो गया प्रिंसिपल, और आज कोई चीज कितने की है वो 121 की, तो ये कितना हो गया अमाउंट, और अमाउंट और प्रिंसिपल के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। तो 21 क्या हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। 100 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 10,000 रुपए को, 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 100 रुपीज को, तो 21 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा 2100 रुपए को, तो ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन अब इसको हम दूसरे वाले मेथड से सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब इस वीडियो में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे दूसरे वाले मेथड से, और सबसे ज्यादा वर्सेटाइल मेथड है। क्या करना होता है इसमें, भले हमारे पास प्रिंसिपल गिवन हो हमें प्रिंसिपल मानना पड़ेगा। किस हिसाब से मानेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/10, 2 साल के लिए, तो 1/10 इंटू 1/10 कितना हो गया 100 यूनिट्स। तो 100 यूनिट्स हम लोग क्या मान लेते हैं प्रिंसिपल अमाउंट मान लेते हैं, जस्ट बिकॉज कि हमारी जो वैल्यू आएगी इंटरेस्ट लगने के बाद वो फ्रैक्शन में ना आए, क्योंकि 10% के हिसाब से 2 साल के लिए, तो इस वजह से हम लोग 100 यूनिट्स मान रहे हैं फ्रैक्शन अवॉइड करने के लिए। मान लो मैंने मेरे दोस्त को 100 यूनिट प्रिंसिपल उधार पे दिया, तो पहले साल जब मैं उससे इंटरेस्ट लेने जाऊंगा तो मैं किस पे इंटरेस्ट लूंगा, सिर्फ इस प्रिंसिपल अमाउंट पे कितना होगा 100 यूनिट पे 10% के हिसाब से 10 यूनिट्स मैंने उससे इंटरेस्ट मांगा। अब जब मैं दूसरे साल उससे इंटरेस्ट ले जाऊंगा ना तो 100 यूनिट पे तो इंटरेस्ट लूंगा इसे, कितना होगा 100 यूनिट पे इंटरेस्ट 10% के हिसाब से 10 यूनिट्स इस पे तो लूंगा इसे, साथ ही में ये जो 10 यूनिट का इंटरेस्ट पिछले साल लगा था ना उस पे भी इंटरेस्ट लूंगा मैं। यही डिफरेंस होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है। ये 10 यूनिट पे 10% का इंटरेस्ट कितना होगा 1 यूनिट, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 21 यूनिट, और सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 20 यूनिट। यहाँ पे आपने CI माइनस SI का डिफरेंस भी निकाल लिया, प्लस यहाँ पे 100 में जब आप 21 को ऐड कर दोगे तो वो क्या आ गया अमाउंट भी आ गया।
सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको अगर निकालना है तो 10 + 1 11 यूनिट, ये क्या होगा सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। 100 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 10,000 को, 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 100 को, तो 21 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 2100 को, दैट विल बी द आंसर। अब इस वाले क्वेश्चन को भी हम लोग सेम मेथड से सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल और अमाउंट तो निकालना है, प्रिंसिपल तो गिवन ही नहीं है। यहाँ पे मैंने आपको बोला था प्रिंसिपल गिवन हो चाहे ना हो, हमें प्रिंसिपल का अमाउंट मानना ही पड़ेगा। 16/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/6, तो 1/6 2 साल के लिए तो कितना हो गया 1/6 × 1/6, तो हमें प्रिंसिपल का अमाउंट वो मानना है ताकि हमारे जो हम इंटरेस्ट लगाए उस पे फ्रैक्शन में ना आए। तो 1/6 × 1/6 कितना हो गया 36 यूनिट हो गया, तो 36 यूनिट हम लोग क्या करते हैं प्रिंसिपल अमाउंट मान लेते हैं। 36 यूनिट पे पहले साल कितना इंटरेस्ट देने आएगा वो इंटू 1/6 करेंगे तो 6 यूनिट। दूसरे साल का जब वो इंटरेस्ट देने आएगा ना इस 36 यूनिट पे तो 1/6 देगा इसे, यानी कितना 6 यूनिट इस पे तो देगा इसे। साथ ही में जब वो ये देके जाने लगेगा मैं बोलूंगा भाई इधर आ, सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट देने से काम नहीं चलेगा, आप एक काम करो, ये तो 6 यूनिट का इंटरेस्ट जो लगा था ना पिछले साल पे उस पे भी 1/6 इंटरेस्ट देके जाओ। तो 6 यूनिट का 1/6 कितना हो गया 1 यूनिट, तो ये क्या हो गया 6 यूनिट + 6 यूनिट + 1 यूनिट 13 यूनिट कितना हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। और एक्चुअल में 13 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको 650 को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 50 रुपए को। तो प्रिंसिपल कितना होगा 36 × 50 और अमाउंट कितना होगा 36 + 13 × 50, दैट विल बी द आंसर। छोटे वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे करेंगे अगली वीडियो में बताऊंगा। अब इस वीडियो में हम लोग इस सेम क्वेश्चन को छोटे वाले मेथड से सॉल्व करेंगे, लेकिन ये वर्सेटाइल नहीं है, हर जगह काम नहीं आएगा। ये जब प्रिंसिपल और अमाउंट पूछा यहाँ पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। 16/3% की इतनी फ्रैक्शन होती है 1/6, यानी 6 से इंटरेस्ट लगे कितना हो गया 7 यूनिट हो गया, 6 से 7 यूनिट। वैसे सेम अगले साल भी कितना होगा 6 से 7 यूनिट हो गया, यानी कोई चीज 36 से कितने यूनिट की हो गई 49 यूनिट्स की हो गई, यानी कितने का डिफरेंस हो गया 13 यूनिट्स का। 13 यूनिट्स का डिफरेंस कितने 650 रुपए को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट कितना हो गया 50 रुपए। तो ये आप देख सकते हो कितना इजीली सॉल्व हो गया। 36 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा 36 × 50 को, दैट विल बी द प्रिंसिपल, और 49 यूनिट्स किसको रिप्रेजेंट करेगा 49 × 50, दैट विल बी द अमाउंट। तो इसमें इतना बड़ा लेंथी मेथड सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, ये आपको मालूम होना चाहिए कहां पे आपको सिंपल मेथड लगाना है, कहां पे आपको कॉम्प्लेक्स वाला लगाना है, लेकिन वो वर्सेटाइल बहुत ज्यादा है जस्ट बिकॉज कि वहां पे आप बहुत सारी चीजें सॉल्व कर सकते हो, जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था। ये आपको डिसाइड करना है कि आपका टाइम कहां पे सेव हो रहा है, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है दोनों सालों की अलग अलग है, प्रिंसिपल हमें गिवन नहीं है, वो हम लोग जो है वो एज्यूम करते हैं। कैसे एज्यूम करते हैं, फ्रैक्शन निकालते हैं रेट का और फिर उसमें से अब यहाँ पे दोनों अलग अलग साल के, तो 9 × 8 कर देंगे, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई, दैट इज इक्वल टू द प्रिंसिपल दैट वी एज्यूम, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 72 यूनिट्स। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना है 11/9%, उसकी फ्रैक्शन होती है 1/9, तो 72 को 1/9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8, ये हो गया फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। सेकंड ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा 12.5%, 12.5% की फ्रैक्शन है 1/8, तो 72 × 1/8 कितना होगा 9 यूनिट। लेकिन हम बात कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है जो पहले साल का इंटरेस्ट होता है उस पे भी इंटरेस्ट लगता है, यानी इस पे भी कितना इंटरेस्ट लगेगा। जो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट कितना है 1/8, तो 8 का 1/8 कितना होगा 1 यूनिट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया 8 + 9 17, 17 + 1 18, और एक्चुअल में है कितना 540 रुपए। तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 30 रुपीज को। प्रिंसिपल कितना है 72 यूनिट्स, तो 72 को जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 72 × 30, ठीक है। प्लस अमाउंट कितना होगा 72 + 18 90, तो 90 यूनिट्स को जब हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा अमाउंट निकल के आ जाएगा, दैट विल बी आवर आंसर, ठीक है। अब इस वीडियो में हम लोग एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों सालों की अलग अलग है, टाइम 2 साल का है, प्रिंसिपल हमें निकालना है। अब यहाँ पे जो हम मेथड सॉल्व कर रहे हैं ना अभी जिससे प्रीवियस वाला क्वेश्चन सॉल्व किया उसी से काम चलेगा। दूसरे वाले मेथड से आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे आपका आंसर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू गिवन है जो आप उस वाले मेथड में नहीं निकाल पाते। कौन सा वाले मेथड में सक्सेसिव वाले में, ठीक है। तो 6 × 7 कितना हो गया 42 यूनिट्स हो गया, ये हो गया मेरा एज्यूम प्रिंसिपल। पहले साल का इंटरेस्ट कितना है 1/6 किस पे 42 पे, तो वो कितना हो गया 7। दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना है 1/7 किस पे 42 पे, तो कितना हो गया 6 यूनिट। तो ये 7 और 6 क्या हो गया, ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट, आपको मैंने वेरी फर्स्ट वीडियो में बताया था। अब बात आती है कंपाउंड इंटरेस्ट की। आपको मालूम है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, यानी 7 पे कितना इंटरेस्ट लगेगा, दूसरे साल कितना इंटरेस्ट लग रहा है 1/7, तो 7 पे 1/7 कितना लगेगा 1। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया 7, 6 और 1 तीनों, और सिंपल इंटरेस्ट कितना था सिर्फ 7 और 6। तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है ये 1 ही होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको 80 रुपीज को, तो 42 यूनिट्स किसको रिप्रेजेंट करेगा 80 × 42, दैट विल बी द आंसर, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टाइम यहाँ पे कुछ अलग दे रखा है 1 ईयर 73 डेज। हमने अभी तक ये देखा 2 इयर्स का टाइम होता है ज्यादातर, 1 ईयर 73 डेज वाले टाइम को कैसे डील करना है इसी वीडियो में हम लोग सीखेंगे। एक काम करते हैं फिलहाल के लिए इसको ये एज्यूम करके चलते हैं कि टाइम यहाँ पे 2 साल का, ठीक है ना, ये एज्यूम करके चलते हैं। तो 2 साल के हिसाब से प्रिंसिपल हम क्या मानेंगे 5 × 5 दैट इज इक्वल टू 25 हमने मान लिया क्या प्रिंसिपल। अब यहाँ पे पहले साल इंटरेस्ट कितना लगेगा 25 का 1/5 दैट इज इक्वल टू 5, और दूसरे साल भी कितना इंटरेस्ट लगेगा 25 का 1/5 दैट इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात आ रही है, इसलिए पहले साल के इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा, कितना लगेगा 25%, यानी 1/5 कितना हो गया ये 1 हो गया, यानी दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना आ गया 5 + 1 6, और पहले साल का इंटरेस्ट कितना था 5। इस पहले साल के इंटरेस्ट को तो कुछ नहीं करेंगे हम, ये तो 5 का 5 रहेगा इसे, ये तो दूसरे साल का इंटरेस्ट है ना 5 + 1 दैट इज इक्वल टू 6। इसको हम लोग क्या करते हैं टाइम के हिसाब से एडजस्ट करेंगे, कितना होना चाहिए 5 + 1 6 है, कितने टाइम के लिए 73 डेज के लिए, कितने में से 365 में से, तो ये कितना हो गया 73 × 1 73 5 5 1.2, तो ये कितना हो गया 73 डेज का इंटरेस्ट कितना हो गया 1.2। पहले साल का इंटरेस्ट कितना था 5, दूसरे साल में 73 डेज का इंटरेस्ट कितना हो गया 1.2, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 6.2। 25 रिप्रेजेंट कर रहा है 1000 को, तो 1 रिप्रेजेंट करेगा 40 को, और 6.2 रिप्रेजेंट करेगा 248 रुपीज को, दैट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड आवर आंसर, ठीक है। इस वीडियो में भी हम लोग एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। प्रिंसिपल हमें निकालना है
कंपाउंड इंटरेस्ट सेकंड ईयर का दे रखा है 720 रुपए, तो इसको हम लोगों को कैसे सॉल्व करना है, प्रिंसिपल को कुछ ना कुछ मान करके कैसे मानेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 12.5%, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/8, 2 साल का टाइम है तो 1/8 इंटू 1/8 यानी डिनोमिनेटर में कितना हो गया 64, तो 64 को हम लोग क्या करते हैं प्रिंसिपल अमाउंट मान लेते हैं। तो पहले साल के लिए इंटरेस्ट कितना हो गया 8, दूसरे साल के लिए भी कितना इंटरेस्ट हो गया 8, क्योंकि 1/8 इंटू 1/8 करेंगे हम लोग इस वजह से, प्लस दूसरे साल पहले साल के इंटरेस्ट पे भी तो इंटरेस्ट लगेगा, दैट इज 2/8 कितना हो गया 1। अब सेकंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो गिवन है 720, सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा 8 + 1 दैट इज इक्वल टू 9, 9 रिप्रेजेंट कर रहा है 720 को, यानी 9 यूनिट्स रिप्रेजेंट कर रहा है 720 रुपीस को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 80 रुपीस को। और हमें निकालना है अमाउंट, अमाउंट कैसे निकालेंगे 8 + 8 16 + 1 17, 64 + 17 कितना होगा 81, तो 81 यूनिट्स रिप्रेजेंट करेगा 80 × 81 दैट विल बी द आंसर। टाइम दे रखा है 3 साल का, ये एक चेंजिंग फैक्टर है। रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या करते थे हम लोग 10% की फ्रैक्शन है 1/10, तो प्रिंसिपल का अमाउंट क्या मानते थे, अगर 2 साल दे रखा है तो 10 का स्क्वायर। अब यहाँ पे टाइम 3 साल दे रखा है तो फिर हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट क्या मानेंगे 10 का क्यूब दैट इज इक्वल टू 1000 यूनिट्स, ताकि क्या हम जो इंटरेस्ट निकाले आगे जाकर के वो किसमें ना आए फ्रैक्शन में ना आए। अब हर साल इस प्रिंसिपल अमाउंट पे तो इंटरेस्ट लगेगा ही सही, तो कितना लगेगा 10% के हिसाब से। फर्स्ट साल हो गया 100 यूनिट, दूसरा साल हो गया 100 यूनिट और तीसरे साल भी कितना हो गया 100 यूनिट। तो पहले साल का इंटरेस्ट कितना था 100 यूनिट, तो दूसरे साल का जब इंटरेस्ट कलेक्ट करने जाऊंगा तो 100 यूनिट पे भी तो इंटरेस्ट लूंगा, तो वो कितना हो गया 10 यूनिट। अब तीसरे साल पे जब मैं आऊंगा तो इस 1000 यूनिट पे तो मैंने 10% इंटरेस्ट लिया 100 यूनिट का, लेकिन इस 100 यूनिट पे दोबारा इंटरेस्ट लगेगा ना तीसरे साल के हिसाब से, पहले तो दूसरे साल के हिसाब से लगा था, अब तीसरे साल के हिसाब से भी लगेगा, कितना हो गया 10। अब तीसरे साल में दूसरे साल के इंटरेस्ट पे भी तो इंटरेस्ट लगेगा, यानी इस वाले 100 पे भी इंटरेस्ट लगेगा, कितना हो गया 10% के हिसाब से 10 यूनिट, प्लस तीसरे साल उस अमाउंट पे भी इंटरेस्ट लगेगा जो दूसरे साल में इंटरेस्ट लगा था पहले साल के इंटरेस्ट में, यानी इस 10 यूनिट में भी इंटरेस्ट लगेगा, ये वाले 10 यूनिट पे, तो कितना इंटरेस्ट लगेगा इसमें 10% के हिसाब से 1 यूनिट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा ये वाला अमाउंट, ठीक है ना, ये वाला 31 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 93 रुपीस को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 3 रुपीस को, और 1000 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 3000 रुपीस को, दैट विल बी द आंसर। इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन की तरह एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तीनों सालों में अलग अलग है। डिनोमिनेटर में 5, 12 और 11 है, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना माना मैंने 5 × 12 × 11। अब पहले साल इंटरेस्ट लग रहा है 1/5, तो बचेगा कितना 12 × 11 दैट इज इक्वल टू 132। दूसरे साल इंटरेस्ट लग रहा है 1/12, तो बचेगा कितना 11 × 5 दैट इज इक्वल टू 55 यूनिट्स। तीसरे साल इंटरेस्ट लग रहा है 1/11, तो बचेगा कितना 5 × 12 दैट इज इक्वल टू 60 यूनिट्स। अब दूसरे साल में पहले साल के इंटरेस्ट भी तो इंटरेस्ट लगेगा, दूसरे साल में इंटरेस्ट कितना लग रहा है 1/12, और पहले साल पे इंटरेस्ट कितना था 132 यूनिट्स, तो 132 यूनिट्स पे 1/12 के हिसाब से भी तो इंटरेस्ट लगेगा, तो वो कितना होगा 11 यूनिट्स। अब आते हैं तीसरे साल पे, तो तीसरे साल में भी तो पहले साल के इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा, तीसरे साल पे इंटरेस्ट कितना लग रहा है 1/11 के हिसाब से, तो 132 × 1/11 कितना होगा 12। अब ऐसे ही तीसरे साल में दूसरे साल के इंटरेस्ट पे भी तो इंटरेस्ट लगेगा, कितना लगेगा 55 पे 1/11 के हिसाब से, तो ये कितना हो गया 5 यूनिट इंटरेस्ट लगेगा। अब तीसरे साल में उस अमाउंट पे भी तो इंटरेस्ट लगेगा जो दूसरे साल में इंटरेस्ट लगा था पहले साल के इंटरेस्ट पे, ठीक है, यानी इस पे भी इंटरेस्ट लगेगा, कितने लगेगा 1/11 के हिसाब से, तो 11 × 1/11 कितना हो गया 1 यूनिट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो 29 यूनिट्स रिप्रेजेंट कर रहा है 870 रुपीस को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 30 रुपीस को। 5 × 12 × 11 कितना होगा 660, तो 660 यूनिट्स किसको रिप्रेजेंट करेगा 660 × 30 दैट विल बी द आंसर। अब इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में जो सिंपल इंटरेस्ट लगेगा वो किस पे लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, तो प्रिंसिपल पे लगता है, तो वो किस हिसाब से लगेगा इनटू 1/a के हिसाब से, तो ये कितना हो गया a², ये भी हो गया a², ये भी हो गया a²। सेकंड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्स्ट ईयर पे जो इंटरेस्ट लगा है उस पे भी इंटरेस्ट लगेगा, कितना a² का 1/a करेंगे तो कितना होगा a। ऐसे थर्ड ईयर में भी जो फर्स्ट ईयर पे इंटरेस्ट लगा है उस पे भी इंटरेस्ट लगेगा, कितना होगा इस पे a² पे इनटू 1/a, तो ये a हो गया। सेकंड ईयर पे जो इंटरेस्ट लगा था उस पे भी इंटरेस्ट लगेगा थर्ड ईयर में, कितना था a² पे इनटू 1/a करेंगे तो कितना हो गया a हो गया। अब सेकंड ईयर में फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट लगा था ना उस पे भी तो हम इंटरेस्ट लगाएंगे थर्ड ईयर में, ऑब्वियस बात है, तो वो कौन सा अमाउंट होगा वो ये a किस हिसाब से 1/a के हिसाब से, तो ये कितना हो गया 1, तो सिंपल इंटरेस्ट होता है ये वाले, तो ये कितना हो गया 3a²। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, ये सारी वैल्यूज कौन कौन सी 3a² + 3a + 1। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, ऑब्वियस बात है 3a + 1। थर्ड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सेकंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, तो ये कितना हो गया a + 1। सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया a² + a। अब अगर मैं सेकंड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट में इनटू 1/a कर दूंगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये ऑब्वियस बात है इसके बराबर हो जाएगा। देयरफॉर थर्ड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सेकंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1/a ऑफ द सेकंड ईयर ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को प्रीवियस कांसेप्ट जो हमने डिस्कस किया उस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। प्रिंसिपल हमें निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5% पर एनम, इसको हमने फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया 1/8 के हिसाब से। तो टाइम कितना दे रखा है हमारे पास 3 इयर्स, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 12.5 रुपए, तो a इज इक्वल टू 8 हो गया। तो p कितना हो गया, p हो गया कितना 8 का क्यूब दैट इज इक्वल टू 512 यूनिट्स। कैसे 512 यूनिट्स, क्योंकि टाइम जो है वो 3 साल है इस वजह से 8 का क्यूब किया हमने। अब आते हैं हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट पे, वो कितना है 12.5 रुपए 12.5 रुपीज। एक्चुअल में कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू हमने क्या निकाली थी पिछली वीडियो में, उस कांसेप्ट में 3a + 1, ठीक है, 3a + 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 12.5 रुपए। a कितना है 8, तो a की वैल्यू 8 है तो 25 हो गया, ये 25 यूनिट्स रिप्रेजेंट कर रहा है 12.5 रुपए को, तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा 1/2 रुपीज को। और हमें निकालना है प्रिंसिपल का अमाउंट, तो 512 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा 512 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 256 रुपीज विल बी आवर आंसर, ठीक है। अब इस वीडियो में हम लोग एक और डिफरेंट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हमें दे रखा है 1200 रुपए। अब दिक्कत यहाँ पे क्या है ना, ये चीज बिल्कुल अलग हो गई यहाँ पे। क्या अगर मैं इसको वापस ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करता जाऊंगा ना कि 9 का क्यूब मैंने 729 को प्रिंसिपल मान लिया, 729 यूनिट्स को, फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर का इंटरेस्ट लेके ऐसे पूरा ऊपर से नीचे तक बनाऊंगा ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। इससे बढ़िया एक काम करता हूँ, पूरा का पूरा पैटर्न सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तीनों साल के लिए सेम है। आपको मालूम है आपने जो पहले वाला पैटर्न पढ़ा था a क्यूब a² a1, इस पूरे के पूरे पैटर्न को हमें ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि अगर हमें नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा तो क्या बेनिफिट होगा,
कि हमें डायरेक्ट हमने काम की जो चीज है ना, यानी थर्ड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वही निकालने को मिलेगा। आपको मालूम है सबसे नीचे नीचे क्या आता है, ये एक पूरा ट्री बनता है, सबसे नीचे नीचे 1 होता है, 1 के ऊपर क्या आता है, ए आता है, ए क्या है यहाँ पे 9 है, उसके ऊपर भी क्या आता है 9, उसके ऊपर क्या आता है a², ये हो गया 81, ये हो गया सब कुछ 81 + 9 + 9 + 1 ये किसके बराबर होगा 100 यूनिट्स के। तो 100 यूनिट्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1200 रुपए को, एक यूनिट कितना हो गया 12 रुपए। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी होगी 729 यूनिट्स, तो 729 यूनिट्स किसको रिप्रेजेंट करेगा 729 × 12 विल बी द आंसर। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इसका मतलब क्या होता है कि अब हर 6 महीने पे ब्याज लगेगा। हाफ ईयरली का मतलब 6 महीने, यानी अब हर 6 महीने पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। पहले क्या होता था हर साल भर पे इंटरेस्ट होता था, लेकिन अगर यहाँ पे स्पेशली मेंशन है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली तो हर 6 महीने पे इंटरेस्ट लगेगा। कितना लगेगा साल भर पे कितना लगता है 20%, तो हर 6 महीने पे कितना लगेगा 10% के हिसाब से लगेगा। 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/10, तो 10 का क्यूब कितना हो गया 1000 हम लोग मान लेते हैं प्रिंसिपल को। तो 1000 यूनिट रिप्रेजेंट करे 10,000 रुपीज को, तो एक यूनिट रिप्रेजेंट करेगा किसको 10 रुपीज को। हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है 3a + 1, ए की वैल्यू कितनी है 10 मानी हमने 31 यूनिट्स, एक यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 10 रुपए को, तो 31 यूनिट्स किसको रिप्रेजेंट करेगा 310 रुपीज। आंसर हो गया ये। ठीक है, कंपाउंडेड क्वार्टरली दे रखा है यहाँ पे। अब कंपाउंडेड क्वार्टरली का मतलब अब हर क्वार्टर पे ब्याज लगेगा, यानी एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं 4 क्वार्टर होते हैं, 3 महीने का एक क्वार्टर, तो हर क्वार्टर पे ब्याज लगेगा, यानी साल में कितनी बार ब्याज लगेगा 4 बार। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 20% है, हर 3 महीने पे ब्याज लगेगा, तो कितनी बार लग रहा है साल में ब्याज 4 बार, तो 20% डिवाइड बाय 4 = 5% का इंटरेस्ट लगेगा हर क्वार्टर पे। ठीक है, 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/20। अब इसको पावर 4 करेंगे तो क्या आएगा 1,60,000 यूनिट्स। 1,60,000 की वजह हम लोग काम करते हैं 16,000 यूनिट्स करते हैं, ताकि हमारी कैलकुलेशन क्या इतनी ज्यादा बड़ी भी ना जाए। अब हर बार क्या 5% का इंटरेस्ट लगाना है, यहाँ पे लगाएंगे तो ये 800 हो जाएगा, ये भी 800 हो जाएगा, ये भी 800 हो जाएगा, ये भी 800 हो जाएगा। अब दूसरे साल में इस पे भी इंटरेस्ट लगेगा, कितना हो गया ये 40। अब तीसरे साल में इस पे फिर से इंटरेस्ट लगेगा, कितना हो गया 40, इस पे भी इंटरेस्ट लगेगा, ये कितना हो गया 40, और इस पे इंटरेस्ट लगेगा तो ये कितना हो गया 2। अब जब हम चौथे साल में आएंगे तो इस पे इंटरेस्ट लगेगा, कितना हो गया ये 40, इस पे इंटरेस्ट लगेगा वापस से, कितना हो गया ये 40, इस पे इंटरेस्ट लगेगा वापस से, कितना हो गया 40। अब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जहां पे लग रहा है उन पे भी तो इंटरेस्ट लगेगा, यहाँ पे भी इंटरेस्ट लगेगा, कितना हो गया ये 2, इस पे इंटरेस्ट लगेगा, कितना हो गया ये 2, इस पे इंटरेस्ट लगेगा, कितना हो गया 2, और इस पे इंटरेस्ट लगेगा, कितना हो गया 0.1। और कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आएगी 248.1 यूनिट्स। A sum of money is invested at 12.5% per annum compound interest for 2 years. Find the ratio of principal to amount. अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रखी है 12.5%। 12.5% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/8, यानी 8 क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल हो गया, उसमें 12.5% इंटरेस्ट लगा, यानी 1 इंटरेस्ट लगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा एक साल में प्रिंसिपल था 8, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 9। ऐसे ही दूसरे साल में भी लगा 2 साल के लिए, तो 8 प्रिंसिपल और 9, 8 × 8 कितना हो गया 64, और 9 × 9 कितना हो गया 81। तो 2 साल में प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना हो जाएगा 64:81 आंसर। लेकिन अगर हमसे क्वेश्चन में रेट पूछी होती है और हमें ये कहा जाता क्वेश्चन में कि 2 साल में प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 64:81 हो गया, तो ये क्या हो गया क्वेश्चन पूरा का पूरा उल्टा हो गया। 2 साल में प्रिंसिपल और अमाउंट 64:81 के रेशियो में हो गया ना, तो उस हिसाब से स्क्वायर रूट कर देंगे, तो √64 = √81, तो कितना हो गया 8:9 हो गया, यानी 1 इंक्रीज हो गया कितने पे 8 पे, तो 100 पे कितना, यहां से हम लोग क्या कर लेते हैं 12.5% की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो निकाल लेते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला होता कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 3 साल में 512:729 हो गया, तो उस केस में हम क्या करते क्यूब रूट करते। तो मैंने आपको तीनों तरह के क्वेश्चन जो इस तरह के पैटर्न पे आ सकते हैं वो इसी क्वेश्चन में बता दिया अच्छे से। ठीक है, इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 3 इयर्स फाइंड द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल सी बात है, 3 साल में 8 गुना हो गया। मान लो पहले साल था 1, प्रिंसिपल 1 था, 3 साल में कितना हो गया अपने आपका 8 गुना हो गया, यानी 1:8 का रेशियो हो गया 3 साल में। तो अगर 1 साल की बात करें हम तो क्या करना पड़ेगा, हमें क्यूब रूट करना पड़ेगा, क्योंकि 3 साल की बात हो रही है। अगर 2 साल की बात हो रही होती तो क्या करते स्क्वायर रूट करते। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्यूब रूट करेंगे जस्ट टू फाइंड फॉर 1 ईयर। 1 साल में कितना हो जाता प्रिंसिपल, 1 से कितना हो जाता 2 हो जाता है, यानी 1 क्या हो गया प्रिंसिपल, 2 क्या हो गया अमाउंट। कितना इंक्रीज हुआ 1 का इंक्रीज हुआ कितने पे 1 पे, तो 100 पे कितना दैट विल बी इक्वल टू 100%। एक्चुअली कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है ना, जैसे मान लो 1 था पहले साल, 3 साल बाद कितना हो गया 8 हो गया, फिर 3 साल बाद कितना हो गया अपने आपका 8 टाइम्स दैट इज इक्वल टू 64 हो गया। 8 को प्रिंसिपल मान लिया, 64 को अमाउंट मान लिया, तो क्या होगा यहाँ पे भी क्यूब रूट करना पड़ेगा 3 साल की वजह से। तो ये हो गया क्यूब रूट 8 का इस टू क्यूब रूट 64 का, ये कितना हो गया 2, ये हो गया 4, यहाँ पे 2 का इंक्रीज हुआ कितने पे 2 पे, तो 100 पे कितना दैट इज इक्वल टू 100%। आंसर वही आया सेम, क्योंकि 3 साल पे तो अपने आपका 8 गुना हो ही रहा है, वो चाहे मैं पहले ईयर को बेस मानूं या दूसरे ईयर को बेस मानूं, हर 3 साल में वो अपने आपका 8 गुना हो रहा है। ठीक है, एट व्हाट रेट पर एनम विल ₹32,000 यील्ड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹5,044 इन 9 मंथ्स, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड क्वार्टरली। 32,000 पे 5,044 क्या हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया, तो कितना हो गया अमाउंट कितना हो जाएगा 37,044। अब इंटरेस्ट जो लगाया ना वो 9 महीने तक लगाया और हर 3 महीने पे लगाया, हर 3 महीने के हिसाब से मतलब क्या हो गया क्वार्टरली लगाया, तो 9 महीने में कितनी बार लगेगा 3 बार लगेगा। एक तरह से 3 साल के हिसाब से हो गया। जब हम ईयरली सब कुछ बात कर रहे होते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह ईयरली निकाल रहे होते हैं, तो 3 साल में हम लोग क्या करते हैं 1 ईयर का निकालने के लिए क्या करते हैं क्यूब रूट करते हैं। तो यहाँ पे 3 क्वार्टर की बात हो रही है, तो 1 क्वार्टर के लिए क्या करना पड़ेगा हमें क्यूब रूट करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कितना हो गया ये 4 8 हो गया ये, और ये कितना हो गया 4 9 36 10 4 2 416। अब इसका हम क्यूब रूट निकालेंगे तो ये क्या आएगा 8000 का क्यूब रूट कितना होता है 20, और 9 2 1 6 का क्यूब रूट कितना होता है 21। यानी फर्स्ट क्वार्टर में प्रिंसिपल जो था वो 20 था और अमाउंट कितना हो गया 3 महीने बाद 21, यानी 1 का इंक्रीज कितने पे 20 पे, तो 100 पे कितना दैट इज इक्वल टू 5%। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगी पर एनम आएगी या पर क्वार्टर आएगी, ऑब्वियसली बात है पर क्वार्टर आएगी ये। अब अगर मुझे इसको पर एनम के हिसाब से निकालना है तो क्या करूंगा मैं इस इंटू 4 कर दूंगा, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं और ये क्वार्टरली रेट निकली है, तो 5% इंटू 4 कितना हो गया 20% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, दैट विल बी द आंसर। ठीक है, इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 8 इयर्स, इन हाउ मच टाइम इट विल बिकम 243 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। जब सम लिखा हो तो सम किसको रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल अमाउंट को। ठीक है, यानी प्रिंसिपल अपने आपका 3 गुना हो गया 8 साल में, तो पूछा वो अपने आपका 243 टाइम्स कितने साल में होगा, अगले 8 साल में फिर से अपना 3 गुना होगा, यानी 3 से 9 हो जाएगा अगले 8 साल में, फिर अगले 8 साल में अपना फिर 3 गुना होगा यानी 27 होगा,
फिर अगले 8 साल में अपना 3 गुना होगा तो 81 हो जाएगा, फिर अगले 8 साल में अपना 3 गुना होगा तो कितना हो जाएगा 243 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितने साल लगे उसको अपने आपका 243 टाइम्स होने में, 1 2 3 4 5, यानी 5 बार 8 साल लग गया उसको अपने आपका 243 टाइम्स होने में। तो कितने साल लगे टोटल, 5 × 8 = 40 ईयर्स लग गए उसको अपने आपका 243 टाइम्स होने में। इसको हम एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, वो अपने आपका 3 गुना हो गया 8 साल में, यानी 3 की पावर 1 8 ईयर्स में हो गया। अब पूछा वो अपने आपका 243 टाइम्स कब होगा, 3 की पावर 5 होता है। जब आप नंबर सिस्टम पढ़ोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि पावर्स क्या क्या होती है, किस किस की और क्या क्या याद रखनी है। तो अगर आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होता तो आपको ध्यान होता है 3 की पावर 5 होता है 243 टाइम्स। तो 3 की पावर 1 बनाने में 8 ईयर्स लग गया, तो 3 की पावर 5 बनाने में कितना टाइम लगेगा, 8 × 5, ऑब्वियस सी बात है, दैट इज इक्वल टू 40 ईयर्स। अब इस वीडियो में हम लोग सेम प्रीवियस वाले क्वेश्चन की तरह एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें एक और एडिशनल एलिमेंट मैंने ऐड किया है। कैसे, इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स डबल ऑफ इटसेल्फ इन 3 ईयर्स, मतलब वो अपने आप का डबल हो गया। कैसे, यानी 2 की पावर 1 हो गया वो कितने साल में, 3 ईयर्स में। जस्ट मैंने जो दूसरा मेथड सॉल्व करने का बताया था उस हिसाब से बता रहा हूं मैं। तो पूछा है कि उसको अपने आपका 64 टाइम्स होने में कितना टाइम लगेगा। यही नंबर सिस्टम में मैं बताऊंगा आपको कि 2 की पावर 6 होता है, ये याद कराऊंगा मैं आपको कि 2 की पावर 6 होता है 64 पर टाइम्स अपने 2 की पावर 6 यानी 64 होने में उसको कितना टाइम लगेगा। पावर 1 होने में कितना टाइम लगा उसको, 3 ईयर्स। तो पावर 6 होने में उसको कितना टाइम लगेगा, 18 ईयर्स। दैट विल बी द आंसर, पावर 6 यानी 64 टाइम्स अपने आपका। अब अगर मैं आपसे इसी सेम क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लेता तो आप कैसे बताते, अपने आपका वो 2 गुना हो गया कितने साल में, 3 साल में। तो क्यूब रूट कर देंगे हम दोनों जगहों पे, तो यानी ये कितना इंक्रीज होगा, क्यूब रूट 2 - 1, और कितने टाइम पे, 1 पे। क्यूब रूट ऑफ 1 तो 1 ही होता है, तो 100 पे कितना, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब इस वीडियो में हम लोग एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹4500 इन 5 ईयर्स, यानी प्रिंसिपल जितना इन्वेस्ट किया था 5 साल बाद कितना हो गया अमाउंट उसका, 4500 हो गया, और 10 साल बाद कितना हो गया, 6750 हो गया। यानी पहले 5 साल के बाद और उसके अगले 5 साल के बाद में क्या हो गया, 4500 से कितना हो गया, 6750 हो गया। तो 4500 से 6750 होने में अपने आपका कितना टाइम्स हो गया, कैसे निकालेंगे, 6750 अपॉन 4500, 0 से 0 कैंसिल। अब आप ध्यान से देखोगे तो 225 टाइम्स से चला जाएगा, 225 2 225 3 तो ये अपने आपका कितना हो गया, 3/2 टाइम्स हो गया। क्या 4500 अपने आपका 3/2 टाइम्स हो गया, तब जाकर के वो कितना हो गया, 6750 हो गया 5 साल में। तो 4500 भी किसी ना किसी का 3/2 टाइम्स हुआ होगा 5 साल में। किसका हुआ होगा, प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल का 3/2 टाइम्स किसके बराबर होगा, 4500 के, क्योंकि अमाउंट ऑफ ईयर कितना है, सेम है। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 4500 का इंटू 2/3, दैट विल बी इक्वल टू 3000 हो गया हमारा आंसर। इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स ₹8000 इन 2 ईयर्स एंड ₹27000 इन 5 ईयर्स, फाइंड द प्रिंसिपल। मतलब हमें प्रिंसिपल निकालना है, जो कि 2 साल बाद कितना हो जाता है, 8000 रुपए के अमाउंट के बराबर हो जाता है, और 5 साल बाद 27000 रुपए के अमाउंट के बराबर हो जाता है। यानी 8000 से 27000 होने में कितना टाइम लगा, 3 साल का। तो 1 साल के हिसाब से अगर निकालना हो तो हमें क्या करेंगे, क्यूब रूट करेंगे, किसमें, जो 3 साल का डिफरेंस आ रहा है उस अमाउंट में। यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है, पहले के 2 साल है और बाद में 3 साल है, तो उसको कैसे निकालेंगे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्यूब रूट कर देते हैं, क्या होगा ये 2:3, यानी 1 इंक्रीज हो गया कितने पे, 2 पे। तो 100 पे कितना हो गया, 50% हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 50% है, टाइम में 2 साल का, क्योंकि हमें प्रिंसिपल निकाला, अमाउंट हमारे पास दे रखा है कितना है, 8000। तो 2 साल के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट 50% की फ्रैक्शन होती है 1/2। 2 पे 50% का इंटरेस्ट लगा तो कितना हुआ, 1। तो 2 हो गया प्रिंसिपल, 3 हो गया अमाउंट। तो 2 साल के लिए दे रखा है, तो 2 3 2 3, तो 4 9 9 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 8000 को। तो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 8000 डिवाइड बाय 9 को, और 4 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 32000 डिवाइड बाय 9, दैट विल बी द आंसर। इस वीडियो में हम लोग 2 बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज डिस्कस करेंगे जो कई बार डायरेक्टली अप्लाई हो जाएंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। व्हेन टाइम इज इक्वल टू 2 ईयर्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सेम फॉर 2 ईयर्स, जब टाइम 2 साल का और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों साल सेम लग रही है, तो उस टाइम पे एक फार्मूला आपको ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चंस में डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई हो जाएगा और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्या है वो फार्मूला, D/P इज इक्वल्स टू R/100 का स्क्वायर। यहाँ पे डी क्या मैंने ऊपर लिख रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, पी क्या है प्रिंसिपल, आर क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना है। कैसा है इस पे जानने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, आपको फालतू में टाइम वेस्ट होगा, इससे बढ़िया आप इसको याद कर लो, बहुत छोटा सा फॉर्मूला है। अगला फॉर्मूला है व्हेन टाइम इज इक्वल टू 3 ईयर्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सेम फॉर 3 ईयर्स। अगर टाइम 3 साल का हो जाए और रेट ऑफ इंटरेस्ट तीनों साल सेम हो, तो उस टाइम पे फॉर्मूला क्या याद रखना है आपको, D/P इज इक्वल टू R/100 का स्क्वायर, कंप्लीट का होल स्क्वायर है ये। यहां तक तो बिल्कुल सेम है, प्लस साथ में एक चीज और ध्यान रखनी है, क्या 3 + R/100। ये पूरा फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। कई बार डायरेक्टली इन अप्रोच से ही क्वेश्चंस एग्जाम में सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन प्रॉपर अप्रोच पता नहीं होने की वजह से हमें टाइम लग जाता है, ठीक है। इस वीडियो में भी हम लोग एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स टू द डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स इज 19:6। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जब सेम होती है ना तीनों साल में, तो ये तीनों फिगर सेम होते हैं, आपको मालूम है, ए आता है, और ये होता क्या है, इसका सम सिंपल इंटरेस्ट होता है। अगर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछा तो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू बी। और 3 साल के केस में क्या होगा, बी 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 और सी, ये टोटल 3 भी हो गए और ये सी हो गया साथ में, तो ये क्या हो गया 3b + c। ये क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स। अब इसका रेशियो दे रखा है 3 साल के डिफरेंस का और 2 साल के डिफरेंस का 19:6, यानी 3b + c इज टू b का रेशियो क्या दे रखा है 19:6। इस हिसाब से b 6 हो गया, तो 3 × 6 + c इज इक्वल टू कितना है 19 है, 3 6 18, तो c कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। यानी ये कितना हो गया 1 और ये कितना हो गया 6। 1 है किस पे, 6 पे, तो 100 पे कितना 1/6 × 100 इज इक्वल टू 16, 2/3%। अब इस वीडियो में हम लोग एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक आदमी को 16,850 रुपए अपने दोनों बेटों के बैंक अकाउंट में, जिनकी एज 12 साल और 16 साल है, उस तरीके से जमा कराने कि जब वो दोनों 120 साल के हो जाए तो उनको इक्वल अमाउंट ऑफ मनी मिले, और दोनों के अकाउंट में किस इंटरेस्ट रेट पे जमा कराएं, 33 1/3% पे। सबसे पहले ये निकालना सीखते हैं कि अमाउंट कैसे निकालते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला होता है P1 + R/100 की पावर t इज इक्वल टू P1 + 1/3 की पावर t, दैट इज इक्वल टू P4/3 की पावर t। छोटे वाले की उम्र कितनी है 12 साल, तो मान लेते हैं कि उस आदमी ने छोटे वाले के अकाउंट में C रुपीज इन्वेस्ट करे
और अंदर कितना आएगा 4/3 और कितने टाइम बाद उसको मिलेंगे 108 साल बाद, क्योंकि उसकी एज 12 साल है। तो बड़े वाले के अकाउंट में कितना अमाउंट इन्वेस्ट करा बी 4/3 के हिसाब से टाइम कितना हो गया इसका 104 साल, क्योंकि 104 साल बाद ही उसको 120 साल होंगे और दोनों का अमाउंट कितना होगा इक्वल होगा। तो ये क्या हो गया सी 4/3 की पावर 4 इज इक्वल टू बी। तो इससे रेशियो क्या आएगा C/B इज इक्वल टू 256/81। अब जब हम 16,850 रुपए को 81:256 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे तो उससे शेयर निकल के आ जाएगा बड़े वाले बेटे का भी और छोटे वाले बेटे का भी। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम लोग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे दूसरी वाली वीडियो में। ठीक है, अब इस वीडियो में हम लोग इस सेम क्वेश्चन को डिफरेंट अप्रोच से सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस वाले मेथड से काफी ज्यादा टाइम सेविंग है। ठीक है, क्वेश्चन में इस चीज से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि उनको पैसे 120 साल की उम्र में मिल रहे हैं, चाहे 200 साल की उम्र में मिल रहे हैं, चाहे 500 साल की उम्र में मिल रहे हैं, चाहे 20 साल की उम्र में मिल रहे हैं। क्वेश्चन में इस चीज से फर्क पड़ता है कि उन दोनों का एज डिफरेंस कितना है। दोनों को हर साल सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट में पैसे मिलेंगे। अब आप मुझे एक बात बताओ कि आज अगर उनके फादर को इन्वेस्टमेंट करना है अपने दोनों बेटों पे, तो ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है कि बड़े वाले बेटे पे ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे और छोटे वाले बेटे पे कम इन्वेस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली तो दोनों को सेम पैसा मिलना है, लेकिन छोटे वाले बेटे के पास ज्यादा टाइम है इंटरेस्ट कमाने के लिए और बड़े वाले बेटे के पास कम टाइम है इंटरेस्ट कमाने के लिए। तो अगर छोटे वाले बेटे को ज्यादा अमाउंट दे दिया तो इंटरेस्ट भी वो ज्यादा कमाएगा, अमाउंट भी ज्यादा, तो उसके पास तो ज्यादा पैसे बन जाएंगे और बड़े वाले बेटे के पास कम रह जाएंगे। तो इसी वजह से छोटे वाले बेटे को कम पैसा देना पड़ेगा और बड़े वाले बेटे को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा उस केस में जब दोनों को एक पर्टिकुलर एज के बाद इक्वल अमाउंट मिलना है। तो जब हम अमाउंट निकालते हैं तो P 4/3 की पावर T है, हमने प्रीवियस वाली वीडियो में देख लिया था कैसे निकाला था। एज का डिफरेंस मान लेते हैं n ईयर्स का है, छोटे का शेयर कम होगा और बड़े का शेयर ज्यादा होगा, तो छोटे को तो 3 की पावर n मिलेगा और बड़े को 4 की पावर n मिलेगा। एज डिफरेंस कितना है 4 ईयर, तो 3 की पावर 4 कितना हो गया 81 और 4 की पावर 4 कितना हो गया 256। अब 16,850 को इन दोनों के रेशियो में बांट दो, आपका आंसर निकल के आ जाए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कांसेप्ट को डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर हम कोई चीज परचेज करने जाते हैं मार्केट में और उसको हम लोग अगर इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं तो उस पर कुछ इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, ये चीज आपको मालूम है। अमाउंट में क्या होता है, प्रिंसिपल तो होता ही है, प्रिंसिपल के साथ साथ क्या होता है इंटरेस्ट भी होता है। ठीक है, और अगर मैं कोई चीज मार्केट में परचेज करने जाता हूं और उसका इंस्टॉलमेंट अगर एंड में पे करता हूं मंथ के या फिर ईयर के, तो उसमें क्या इंक्लूड होता है, एक तो प्राइस इंक्लूड होता है प्लस उस प्राइस का जो इंटरेस्ट है वो भी तो इंक्लूड होता है। तो क्या मैं यहां पे कह सकता हूं क्या कि अमाउंट और इंस्टॉलमेंट एक ही चीज होती है और प्राइस और प्रिंसिपल एक ही चीज होते हैं? क्या मैं यहां से कह सकता हूं? क्योंकि दोनों में ही क्या होता है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट इंक्लूडेड होता है। प्रिंसिपल क्या होता है इनिशियल अमाउंट या फिर एक्चुअल वैल्यू जो किसी चीज की होती है, और प्राइस भी क्या होता है इनिशियल अमाउंट या फिर एक्चुअल वैल्यू जो भी किसी चीज की होती है। अब इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम इस क्वेश्चन को एक अलग अप्रोच से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ना कि उस तरीके से कि साल में इंटरेस्ट लगेगा 20% का, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5 पे 20% का इंटरेस्ट, यानी प्रिंसिपल अपने आप का 6/5 हो गया, उसमें से 10,800 माइनस कर दिया, फिर वापस से 6/5 हो गया दूसरे साल के एंड में और फिर 10,800 देके चला। वो वाले तरीके से नहीं करेंगे, डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अ मैन परचेज अ मोटर बाइक फॉर अ सर्टेन प्राइस एंड प्रॉमिस टू पे द प्राइस इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 10,800 एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ मोटर बाइक। तो 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/5, यानी 5 में मान लेता हूं प्रिंसिपल, 5 में 20% का इंटरेस्ट लगा, कितना हो गया 1, तो 5 में एक और जोड़ूंगा मैं तो कितना हो जाएगा अमाउंट। तो पहले साल में प्रिंसिपल कितना हो गया 5 और अमाउंट कितना हो जाएगा 6, 2 साल में कितना हो जाएगा 25 और ये हो गया 36, 3 साल के हिसाब से देखेंगे तो कितना हो गया 125 और ये कितना हो गया 216। लास्ट वीडियो में हमने इस कंसेप्ट पे डिस्कशन किया था कि अमाउंट और इंस्टॉलमेंट जो है वो बराबर ही होते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन में कह रहा है 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स दिए। इक्वल इंस्टॉलमेंट्स का मतलब यहाँ पे 216 है लेकिन यहाँ पे 36 और यहाँ पे 6 है, तो इसको भी 216 बनाना पड़ेगा क्योंकि 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स है। तो इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इधर भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 36 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इसको भी 36 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज की 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स है। तो ये कितना हो गया 180, ये कितना हो गया 150 और ये कितना हो गया 125। 216 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 10,800 को, तो 455 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा 10,800 डिवाइड बाय 216 इंटू 455। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारा मोटर बाइक का प्राइस है वो निकल के आ जाएगा, क्योंकि ये वाला साइड प्रिंसिपल यानी प्राइस को दर्शाता है और ये वाला जो साइड है वो अमाउंट यानी इंस्टॉलमेंट को दर्शाता है। ठीक, इस वीडियो में भी हम लोग एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अ मैन बोरोड अ सम ऑफ ₹3,000 फ्रॉम बैंक एट 30% पर एनम इंटरेस्ट रेट, ही पेज बैक ₹1,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर, कैलकुलेट हाउ मच अमाउंट ही विल पे एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर टू क्लियर ऑल हिज ड्यूज। 30% की फ्रैक्शन कितना होता है 3/10, यानी 10 का 30% कितना हो गया 3। तो जब उसने 3,000 रुपए उधार लिए तो वो 3,000 रुपए साल के एंड तक इंटरेस्ट लगने के बाद कितने हो जाएंगे अपने आपके 13/10, लेकिन उसने क्या करा 1,000 रुपए साल के आखिरी में आकर के देके चला गया। ऐसे उसने क्या किया अगले साल भी जो अमाउंट बचा था वो अपने आपका कितना हो जाएगा 13/10, तो इंटू 13/10 क्योंकि 30% जो है वो क्या लग रहा है इंटरेस्ट रेट लग रहा है। फिर वापस से एंड में आया और 1,000 रुपए देके चला गया। लास्ट में फिर क्या हुआ थर्ड ईयर में भी जो बचा हुआ अमाउंट था वो अपने आपका 13/10 हो गया और फिर लास्ट में आकर के वो कुछ अमाउंट ऐसा देके चला गया जिससे उसके सारे ड्यूज क्लियर हो गए और एंड में उसके पास कर्जा कितना बचा 0 रुपीज। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आराम से निकल के आ जाएगा। ठीक है, सुभाष परचेज द रेफ्रिजरेटर एट दिस कंडीशन दैट ही विल पे 1620 एट द टाइम ऑफ बाइंग एंड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर ही विल पे 2178, 2299 एंड 2662। If rate of interest is 10%, find cash price of refrigerator। 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/10। पहले साल 10 से 11 हुआ, दूसरे साल में 100 से 121 और तीसरे साल में 1000 से 1331। 1331 रिप्रेजेंट कर रहा है 2662 को, 121 रिप्रेजेंट कर रहा है 2299 को और 11 रिप्रेजेंट कर रहा है 2178 को। तो यहाँ पे 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 2 को, तो 1000 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 2000 रुपीज को। ऐसे ही यहाँ पे 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 19 को, तो 100 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 1900 को। यहाँ पे 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 198 को, तो 10 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेंगे 1980 रुपीज को। तो टोटल खर्चा कितना था 1980 प्लस 1900 प्लस 2000 दैट इज इक्वल टू 5880। इसके अलावा 1620 रुपए डाउन पेमेंट कर दिया था, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया रेफ्रिजरेटर का कैश प्राइस कितनी हो गई 5880 प्लस 1620 दैट इज इक्वल टू 7500 रुपीज। तो ये हो गया कैश प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि टोटल इंटरेस्ट बताओ कितना हुआ, यहाँ पे 331 यूनिट्स का डिफरेंस है,
यहाँ पे 21 यूनिट्स का डिफरेंस है और यहाँ पे 1 यूनिट का डिफरेंस है। तो जो जो अमाउंट को ये यूनिट रिप्रेजेंट करेंगे उस हिसाब से इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा रुपीज में। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में बताया था। तो सक्सेसिव डिक्रीज में जिसमें हम डिस्काउंट यानी इक्विवेलेंट डिस्काउंट के बारे में बात करते हैं वो तो हमने डिस्कस कर लिया था, लेकिन सक्सेसिव इंक्रीज को मिस कर जाता है जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। सक्सेसिव इंक्रीज कब लगता है? कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में जब 2 साल की रेट सेम हो या 2 साल की रेट अलग अलग हो और इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो, तो उस केस में क्या करते हैं हम फॉर्मूला लगाते हैं x + y + xy/100। इक्विवेलेंट डिस्काउंट के केस में हम क्या करते थे x + y - xy/100, यहां पे हम करते हैं x + y + xy/100, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे काफी सारे मैंने फ्रीक्वेंटली यूज रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख रखे, 1 साल के हिसाब से, 2 साल के हिसाब से और 3 साल के हिसाब से। ये रट लेना भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है और अगर आपको ये याद है, बजाय वहां निकालने बैठो वहां पे टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है ये चीज करना। इससे बढ़िया आप याद रख के जाओ और फटाफट से वहां पे क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, ज्यादा बेनिफिशियल रहता है ये। तो अगली वीडियो से हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 6.2/3% per annum for 4 years is 4400 less than its principal, find द सिंपल इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। 6/2/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/15। तो 15 क्या हो गया यहाँ पे प्रिंसिपल, और 15 पे 6/2/3% कितना हो गया? 1। यानी 15 प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लग रहा है 6/2/3% की रेट पे, तो इंटरेस्ट कितना हो गया? 1 1 साल के लिए। अब आपको मालूम है सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो तो सिर्फ प्रिंसिपल पे ही लगता है। तो जब 1 साल पे 15 प्रिंसिपल पे 1 इंटरेस्ट लग रहा है तो 4 साल के लिए कितना इंटरेस्ट हो गया? 1 × 4। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो इंटरेस्ट है 4 साल का वो 4400 रुपए कम है प्रिंसिपल से, और वैसे कितना यूनिट कम है? 11 यूनिट कम है। तो 11 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? 4400 रुपए को। तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 400 रुपीज को। तो प्रिंसिपल की वैल्यू क्या आएगी? 15 यूनिट्स इंटू 400, और सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? 4 यूनिट्स इंटू 400। दैट विल बी द आंसर। ठीक है, अ मैन लेंट आउट 2 इक्वल सम्स इन 2 पार्ट्स एट द रेट ऑफ 8% एंड 7% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे मैंने 2 इक्वल पार्ट्स लिए, P और P। तो एक्चुअल कितना प्रिंसिपल होगा? P + P, दैट इज इक्वल टू 2P। इफ द फॉर्मर इज रिकवर्ड 6 months अर्लियर देन द लेटर, फॉर्मर कौन सा होगा? ये वाला, और लेटर कौन सा होगा? ये वाला। एंड ही रिसीव्ड इक्वल अमाउंट ऑफ रुपीज 2560 ईच फ्रॉम बोथ द पार्ट्स। प्रिंसिपल अमाउंट सेम था, अमाउंट सेम निकल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो सिंपल इंटरेस्ट है दोनों पार्ट्स पे वो क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल ही होता है सिंपल इंटरेस्ट। एक में इंटरेस्ट जो है वो 8% पे है और उसमें टाइम कितना होगा? T - 1/2 क्यों किया? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि 8% रेट जिस प्रिंसिपल पे मिल रही है ना वो कब रिकवर हो गया? 6 महीने पहले हो गया। तो इसको मैंने T ईयर्स माना है, तो ये कितना हो गया? 6 महीने पहले रिकवर हो गया, तो T - 1/2 ईयर्स ही हो गया। अब सिंपल इंटरेस्ट सेम होगा तो क्या वैल्यू होगी? और दोनों साल का सिंपल इंटरेस्ट बराबर है, कुछ इस तरीके से होगा ये। तो इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो T की वैल्यू निकल के आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 4 ईयर्स। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि उसको हर एक पार्ट से 2560 रुपए मिले। तो अगर मैं सेकंड वाले पार्ट को कंसीडर कर लूं तो ये क्या हो गया? P + P × 7 × 4/100 इज इक्वल टू 2560। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो P की वैल्यू निकल के आ जाएगी और वही होगा हमारा आंसर। ठीक है, राम borrows a sum of rupees 6300 from Sita at the rate of 14% per annum for 3 years. He added some more money in it and lent it to Geeta at 16% for 3 years and gets a total profit of rupees 618. Find how much amount does he added? एक काम करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि राम ने कुछ पैसा अपनी तरफ से ऐड किया ही नहीं, उसने बस क्या करा 6300 रुपए सीता से लिए 14% की इंटरेस्ट रेट पे 3 साल के लिए, और बाद में जाकर के आता हूं गीता को दे दिया 6300 रुपए, लेकिन 16% की इंटरेस्ट रेट पे 3 साल के लिए। तो उसने अपने आप पे प्रॉफिट कितना कमाया? 2% का प्रॉफिट कमाया, सूखा सूखा सेम अमाउंट पे। तो 6300 का 2% कितना हो गया? 126 रुपए 1 साल के हिसाब से। लेकिन एक्चुअल में उसने प्रॉफिट कितना कमाया? 618 रुपए, लेकिन 3 साल के लिए। तो 1 साल पे कितना कमाया उसने एक्चुअल प्रॉफिट? 206 रुपए। तो वो बिना अमाउंट ऐड करे कितना प्रॉफिट कमा रहा है? 126 रुपए। अब बच गया कितना? 80 रुपए। तो ये 80 रुपए क्या बच गया? ये वो अमाउंट का इंटरेस्ट बच गया जो उसने एडिशनली ऐड किया है अपनी तरफ से, जब उसने गीता को पेमेंट दिया 6300 में कुछ और ऐड करके। ठीक है, तो ये अमाउंट वो है जो उसने 6300 में अपनी तरफ से ऐड किया, उसका इंटरेस्ट। तो उस एडिशनल अमाउंट को कैसे निकालेंगे? वो क्या हो गया? उसका प्रिंसिपल हो गया। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? 16% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। कितने टाइम पे लग रहा है ये इंटरेस्ट? 1 साल पे। और है कितना इंटरेस्ट? 80 रुपए। तो यहां से जब हम P की वैल्यू निकाल लेंगे तो उससे प्रिंसिपल अमाउंट निकल के आ जाएगा। कौन सा प्रिंसिपल अमाउंट? जो उसने एडिशनली अपनी तरफ से ऐड किया था, जब उसने सीता से अमाउंट लेकर के गीता को दिया, तो जो एडिशनल अमाउंट उसने अपनी तरफ से ऐड किया उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब इस वीडियो में हम लोग एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 3 years, इन हाउ मच टाइम इट विल बी 64 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। मान लेते हैं एक प्रिंसिपल था, कितना था? 1 यूनिट मान लेते हैं, तो वो 3 साल में अपने आप का कितना हो गया? 8 गुना हो गया, यानी 8 यूनिट्स हो गया वो 3 साल में। तो यानी इंटरेस्ट कितना कमाया उसने 3 साल में? 7 यूनिट्स, क्योंकि 1 यूनिट तो वो था ही सही ना, और 3 साल बाद 8 यूनिट हो गया, तो इंटरेस्ट कितना बना? 8 में से 1 यूनिट तो प्रिंसिपल हो गया, तो बचा कितना? 7 यूनिट्स क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, तो 7 यूनिट्स इंटरेस्ट कमाया कितने टाइम में? 3 साल में। अब पूछा वो अपने आप का 64 टाइम्स कब होगा, यानी वो 64 यूनिट कब बनेगा? 1 यूनिट तो पहले से ये 64 यूनिट बनने में कितना मतलब इंटरेस्ट कमाना पड़ेगा उसे? 63 यूनिट्स। 7 यूनिट कमाने में 3 साल लग रहे हैं, तो 63 यूनिट कमाने में कितना टाइम लग जाएगा? इंटू 9 कर दो, तो इधर भी इंटू 9 हो गया। तो 63 यूनिट्स कमाने में उसको कितना टाइम लग जाएगा? 27 ईयर्स। तो दैट विल बी द आंसर। ठीक है, अब इस वीडियो में हम लोग एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अ सर्टेन सम एट सर्टेन रेट % पर एनम सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स रुपीज 2100 इन 2 years एंड रुपीज 2250 इन 5 years। ये 2100 रुपए क्या बना? प्रिंसिपल बना सिंपल इंटरेस्ट की रेट पे। ठीक है, और 2250 बना 5 साल बाद सिंपल इंटरेस्ट पे। अब पूछा क्वेश्चन में प्रिंसिपल क्या होगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। ठीक है, तो 2100 से 2250 होने में कितना टाइम लग गया? 3 साल। 3 साल में वो कितना इंक्रीज हो गया? 150। तो 1 साल में कितना इंक्रीज होगा? 50, यानी 50 रुपए क्या हो गया? सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का। प्रिंसिपल पे 2 साल इंटरेस्ट लगा, तो इस वजह से वो कितना हो गया? 2100 रुपए। तो 2 साल पहले कितनी होगी उसकी वैल्यू? 2100 में से 50 माइनस कर दो 2 साल का, तो 2100 में से हम 2 साल के हिसाब से 100 रुपए माइनस करेंगे, तो 2000 क्या हो गया हमारा? प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। ठीक है, और 2000 पे कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट से 1 साल में कितना इंटरेस्ट लग रहा है?
100 रुपए। अब रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर अ सर्टेन टाइम इट अमाउंट्स टू ₹350 एट 5% पर एनम एंड इट अमाउंट्स टू ₹250 एट 3% पर एनम, फाइंड द टाइम एंड प्रिंसिपल। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर मैंने कोई प्रिंसिपल अमाउंट को एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, अगर मैं उसको 5% की इंटरेस्ट रेट पे इन्वेस्ट करता हूँ तो वो ₹350 हो जाता है उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, और अगर मैं उसको 3% पर एनम की इंटरेस्ट रेट से इन्वेस्ट करता हूँ तो वो उसी सेम पीरियड ऑफ टाइम में ₹250 का हो जाता है। तो डिफरेंस क्या आ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का। तो एक काम करते हैं, दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। तो डिफरेंस क्या होगा, ₹100 इंक्रीज होगा कितने पे, 2% पे। तो 1% से सिंपल इंटरेस्ट बनता है ₹50। तो अब बात करते हैं जब प्रिंसिपल ₹250 के अमाउंट पे बन जाता है, किस रेट पे, 3% की रेट पे। तो ₹250 में क्या इंक्लूडेड है, कुछ तो प्रिंसिपल अमाउंट होगा और कुछ इंटरेस्ट का अमाउंट होगा। इंटरेस्ट किस रेट पे, 3% की रेट पे। 1% किसको रिप्रेजेंट करा, ₹50 को, 3% किसको रिप्रेजेंट करेगा, ₹150 को। तो यहाँ पे 150 जो हो गया वो इंटरेस्ट हो गया। तो प्रिंसिपल कितना हो गया, 250 में से 150 माइनस करेंगे तो ₹100 हो गया प्रिंसिपल, ठीक है। तो ₹100 1% की रेट पे कुछ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कितना हो जाता है, ₹50। तो इससे हम टाइम निकालेंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब इस वीडियो में हम लोग एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अ मैन बोरोड अ टोटल अमाउंट ऑफ ₹30,000, अ पार्ट ऑफ इट वाज बोरोड ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट 12% पर एनम एंड रिमेनिंग ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट 10% पर एनम। इफ एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर ही पेड इन ऑल ₹36,480 टू सेटल द लोन अमाउंट, व्हाट वाज द अमाउंट बोरोड एट 12% पर एनम। सबसे पहली चीज तो ये कि उसने इंटरेस्ट कितना पे किया है, 36,480 माइनस 30,000 दैट इज इक्वल टू 6,480 रुपीस उसने इंटरेस्ट किया 2 साल में। तो एक साल में उसने कितना इंटरेस्ट पे किया होगा, ₹3,240। ₹30,000 उसने स्टार्टिंग में लिए थे। एक पार्ट उसने कितने इंटरेस्ट रेट पर एनम पे लिया था, 10% पर एनम की इंटरेस्ट रेट पे लिया था, और दूसरा पार्ट उसने कितने इंटरेस्ट रेट पर एनम के हिसाब से लिया था, 12%, यानी 10% प्लस 2% की इंटरेस्ट रेट पर एनम पे उसने लोन लिया था। 30,000 का 10% कितना होता है, ₹3,000। तो ₹3,000 क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन उसका इंटरेस्ट कितना होगा, ₹3,240, यानी ₹240 एक्स्ट्रा किस वजह से हो गया, क्योंकि उसने जो सेकंड वाला पार्ट है ना उसको 2% ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे लिया है, इस वजह से ₹240 उसको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट बन गया। क्वेश्चन में भी निकालना है कि 12% इंटरेस्ट रेट किस अमाउंट पे लग रही है। तो मान लेते हैं बी अमाउंट पे 2% की इंटरेस्ट रेट लग रही है और एक्चुअल में इंटरेस्ट कितना बना, ₹240। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी और वही वाला अमाउंट आ जाएगा जो 12% की इंटरेस्ट रेट पे उसने लिया है, ठीक है। ₹10,000 का फ्रिज है, उसमें से ₹2,000 की मैंने डाउन पेमेंट कर दी। अब मुझे कितने रुपए देने, ₹8,000 देने। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, 9 महीने की इंस्टॉलमेंट बना ली मैंने और हर महीने मुझे ₹1,000 देने। तो मुझे टोटल उसको कितने पैसे देने, ₹1,000 एक महीने के। तो 9 महीने के हिसाब से कितने हो गए, ₹9,000 और 2,000 में डाउन पेमेंट ऑलरेडी दे चुका हूं। तो मुझे टोटल उसको पैसा कितना देना पड़ा, ₹11,000। किस चीज का, ₹10,000 की चीज का। तो टोटल मुझे इंटरेस्ट कितना देना पड़ा, ₹1,000। अब ₹8,000 मुझे देने उसको, तो ₹8,000 इंटरेस्ट लगेगा किस रेट पे, तो रेट हमें निकालनी है। और कितने महीने लगेगा, 1 महीने। 1 महीने क्यों लगेगा, क्योंकि इस महीने में आकर के क्या करूंगा ना, ₹1,000 देके चला जाऊंगा। तो अब जो अगले महीने इंटरेस्ट लगेगा ना वो कितने पे लगेगा, ₹7,000 पे। अगले महीने में फिर आऊंगा और ₹1,000 देके चला जाऊंगा, तो फिर अगले महीने इंटरेस्ट किस पे लगेगा, ₹6,000 पे। और ऐसे करते करते कब तक लगता रहेगा, 1,000 बचेगा जब। अब यहाँ पे कुछ जनों को डाउट क्या आता है कि भाई ₹9,000 से स्टार्ट करना चाहिए था ना, क्योंकि ₹9,000 पे करने हमें। तो भाई ये बहुत ही बेसिक सी चीज ये है कि वो ₹9,000 हमें इसलिए देने पड़ रहे हैं क्योंकि ये जो इंटरेस्ट हम लगा रहे हैं ना उस इंटरेस्ट से मिलकर के जो ₹1,000 है ना वो बने। अब यहाँ पे कुछ जनों को डाउट ये भी आया कि 9 महीने तक इंस्टॉलमेंट चल रही है। तो भाई ये इंस्टॉलमेंट की बात नहीं है, यहाँ पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब टोटल अमाउंट कितना होगा जिसपे इंटरेस्ट लगेगा, 8,000 प्लस 7,000 प्लस 6,000 टिल 1,000। तो ये तो एक एपी बन गया, 36,000 हो गया इसका सम। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। अ मैन डिपॉजिट अ सर्टेन अमाउंट इन द बैंक एट एंड ऑफ ईच ईयर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर सो दैट ही गेट्स ₹4200 एट द एंड ऑफ 5th ईयर। तो हमें क्या बताना, उसने हर साल के आखिरी में कितने रुपए जमा कराए कि आखिरी में उससे जब 5th ईयर आया ना तो उसे ₹4200 मिले बैंक से। मान लेते हैं वो हर साल के आखिरी में 100 यूनिट जमा कराता था, ठीक है। ये है पहले साल का स्टार्ट। यहाँ पे तो उसने पैसा जमा कराया नहीं, उसने का पैसा जमा कराया फर्स्ट ईयर के एंड में। तो यहाँ पे उसने कितना अमाउंट जमा कराया, मान लेते हैं 100 यूनिट। हर साल वो 100 यूनिट जमा कराता है। अब इस 100 यूनिट पे उसको इंटरेस्ट कितने साल के लिए मिलेगा, क्योंकि 5th ईयर के एंड में वो लेने आएगा पैसा बैंक से, यानी 5th ईयर के एंड तक तो पैसा बैंक के पास ही रहेगा, यानी 4 साल के लिए इंटरेस्ट लगेगा क्योंकि पहले साल के आखिरी में पैसा जमा करा रहा है वो, ठीक है। तो 100 यूनिट पे 4 साल के लिए इंटरेस्ट रहेगा 10% के हिसाब से। तो कितना इंटरेस्ट लगेगा, 40 यूनिट। ऐसे ही सेकंड ईयर के एंड में कितना यूनिट लगेगा, क्योंकि 3 साल के लिए रहेगा बैंक के पास पैसा, तो 30 यूनिट लगेगा। ऐसे ही 5th ईयर के एंड में भी आएगा और कितना यूनिट जमा करेगा, 100 यूनिट पर। उसको तो इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, तो कितना इंटरेस्ट हो गया, 0 यूनिट। तो टोटल अब उसको 5th ईयर के एंड में बैंक से कितने यूनिट मिलेंगे, 100, 200, 300, 400, 500 और ये टोटल मिलाकर के हो गया 600 यूनिट। 600 यूनिट्स मिलेंगे उसको बैंक से और मिल कितने रहे एक्चुअल में, 4200 रुपीस। तो एक यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 7 को। हमें पूछा हर साल वो कितना अमाउंट जमा करा रहा है, हर साल वो 100 यूनिट जमा करा रहा है, तो 100 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 700 रुपीस को। दैट विल बी द आंसर, ठीक है। 4,200 जो कर्जा है ना वो आप पर आज नहीं है, ये कर्जा आप पर हो जाएगा कब, 5 साल बाद। तो इस 4,200 की अगर प्रेजेंट वर्थ आपको निकालना है, यानी आज आप पर कर्जा कितना वो निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। ये 4,200 5 साल बाद क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसमें प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट भी ऐड हो जाएगा। तो उस इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रेजेंट वर्थ निकल के आ जाएगी। यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू कितना हो गया, 4200 हो गया। तो प्रिंसिपल का अमाउंट निकल के आ जाएगा 2,800 रुपए, यानी ये वो अमाउंट है जो आपको आज पे करना है, ठीक है। अब अगर आपको 4,200 देना है और अगर वो 4,200 भी इंस्टॉलमेंट में चुकाने तो क्या करेंगे, 840 रुपए की इंस्टॉलमेंट आपको हर साल देनी है। ये चीज पूरी की पूरी तरह से गलत है एकदम। आप सिंपल सी एक ये बात बोलोगे कि जब आपको इंस्टॉलमेंट में पैसा 4,200 देना है तो आप 5 साल बाद ही 4,200 पूरा अमाउंट दे दोगे ना, इंस्टॉलमेंट में देने का क्या फायदा। इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप हर साल के आखिर में कुछ अमाउंट पे कर रहे हो एज एन इंस्टॉलमेंट तो आपका जो इंटरेस्ट है वो भी तो कम होता चला जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम प्रीवियस वाले क्वेश्चन की तरह होगा, हर साल आकर के 100 यूनिट जमा कराना एंड में। तो यहाँ पे कौन सा अमाउंट आ रहा है नीचे, ये वो अमाउंट आ रहा है इंटरेस्ट का जो आप सेव कर रहे हो हर साल 100 यूनिट एंड में जमा करा करके। तो यानी 600 यूनिट्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4,200 रुपए को, और 100 यूनिट्स रिप्रेजेंट करेगा 700 को।
आप ये बिल्कुल मत सोचना कि कर्जा तो 4200 का था और मैंने दिए 5 साल के हिसाब से 3500 रुपए। कर्जा तो हमारा 2800 रुपए था। 4200 तो इसलिए बन जाएगा क्योंकि मुझे 2800 पे 5 साल के लिए इंटरेस्ट देना पड़ रहा था। फाइंड द प्रेजेंट वर्थ ऑफ ₹9,950 ड्यू 3/1/4 years hence at the rate of 7/1/2% per annum सिंपल इंटरेस्ट। ऑल्सो फाइंड द ट्रू डिस्काउंट। यहाँ पे ड्यू डेट कितना हो गया 9,950 रुपए, यानी ये क्या हो गया एक तरह से अमाउंट हो गया जो हमें पे करना होगा 3/1/4 years के बाद एट द रेट ऑफ 7/1/2%। अगर हम आज पे नहीं करते तो अगर हमें आज पे करना है तो कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा वो निकालना है हमें। तो एक तरह से ये मान सकते हैं कि प्रिंसिपल हमें निकालना है। प्रिंसिपल में मान लेता हूँ 100 यूनिट्स। 100 यूनिट्स के हिसाब से 3.25 साल के लिए और 7.5% के रेट पे जब मैं इस पे इंटरेस्ट लगाऊंगा तो इंटरेस्ट बनेगा 195/8 और ये बराबर होगा किसके 995/8 यूनिट्स के। 100 यूनिट्स मैंने प्रिंसिपल को माना था 195/8, उसके ऊपर क्या लगा इंटरेस्ट लगा तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 995/8 दैट इज इक्वल टू द ड्यू डेट। और ये किसके बराबर होगा 9950 के, यानी 995/8 यूनिट्स रिप्रेजेंट कर रहा है 9,950 को, तो एक यूनिट रिप्रेजेंट करेगा किसको 80 को। और हमने प्रेजेंट वर्थ यानी प्रिंसिपल कितने यूनिट्स को माना 100 यूनिट्स को, तो एक यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 80 को, तो 100 यूनिट्स रिप्रेजेंट करेगा 8000 को। दैट विल बी द आंसर ऑफ प्रेजेंट वर्थ। हमें पूछा ट्रू डिस्काउंट कितना होगा। इसका ये मतलब हुआ कि 9,950 रुपए जो मुझे 3.25 साल बाद चुकाने थे 7/1/2% के इंटरेस्ट रेट पे, अगर मैं उन्हें आज चुका दूं तो मुझे कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे 8,000 रुपए, यानी 1,950 रुपए का डिस्काउंट हो गया। उसी को हम बोलते हैं ट्रू डिस्काउंट। ठीक है।